ये सभी लोग समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले ऐसे खजाने की तरफ बढ़ते हैं जिसकी सेफ्टी का ध्यान बड़ी बड़ी शार्क्स रखा करती थी। कहा जाता है कि आज तक उस खजाने को कोई ले नहीं पाया और जो भी समुद्र के उस रीजन में जाता है वापस लौट कर नहीं आता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एडी नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी कैसिडी के साथ समुद्र में ट्रेवल करने आया था। वो तीनों तो बड़े मजे से एक बोट पर ट्रेवल कर रहे होते हैं और पता चला कि एड अपनी बेटी को तैरना सिखा रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी मजे कर रहे थे और वहाँ उसकी वाइफ उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन अचानक एड की बेटी कैसिडी को नीचे कुछ महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैर को टच कर रहा है। जब कैसिडी ने अपने फादर को इस बारे में बताया तो पता चला कि उसका फादर तो कुछ नहीं कर रहा था। एडी की वाइफ नैन्सी को भी कुछ गलत लगता है, इसीलिए वो उन्हें वापस बुलाती है। अब जैसे तैसे एडी अपनी बेटी को ऊपर तो रख देता है पर अचानक एडी को पानी में कोई खींचने लगा। वो तो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन उस मोमेंट पर पता चलता है कि पानी के अंदर एक खतरनाक शार्क है और वो शार्क अपने नुकीले दांतों से एडी को काट रही है। ये देखकर नैन्सी और कैसिडी जोर से चिल्लाने लगे। एक समय पर तो एडी की बॉडी से कई सारे खून निकल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो शार्क से बचते हुए अपनी फैमिली के पास आने ही वाला था, तभी एक और शार्क आकर उसे अंदर खींच लेती है। यानी बेचारी एडी की जिंदगी वहीं पर खत्म हो चुकी थी। कैसिडी जो उस समय पर एकदम छोटी हुआ करती थी, उसने अपने फादर की इतनी बुरी तरीके से मौत देखी कि वो एकदम सदमे में चली जाती है। भले ही अब कैसिडी बड़ी होती जा रही थी इस इंसिडेंट के बाद, लेकिन उसके दिमाग से ये सारी बातें हट नहीं रही थी। अब इस पूरी घटना को कई साल बीत जाते हैं और पता चला कि कैसिडी काफी बड़ी हो चुकी है और उसकी तो क्रेग नाम के आदमी से शादी भी हो चुकी है। पता चला कि क्रेग एक नॉर्मल जॉब किया करता था, लेकिन खाली टाइम पर वो ट्रेजर हंटिंग करता। इस समय पर तो वो एक ऐसे बंदरगाह की तरफ आया होता है जहाँ से थोड़ी दूर पर उसे लगता था कि ट्रेजर मौजूद है पानी के अंदर। अब कैसिडी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि जहाँ पर वो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए जा रहा है ये वही जगह है जहाँ पर उसके फादर की मृत्यु हुई थी। कैसिडी को तो थोड़े थोड़े विजन्स अभी भी आया करते थे। उसके हस्बैंड क्रेग पहले ही इन्फॉर्म करता है कि तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि क्रेग को भी इंसिडेंट के बारे में पता था, लेकिन कैसिडी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों जैसे तैसे अब अपनी कार से होते हुए बंदरगाह पर पहुंचे और वहाँ पर उनका बेन नाम का एक साथी था जो उनके साथ चलने वाला होता है। बेन तो अपने दो दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आ गया जिसका नाम डैनी और सैरा होता है, यानी इस पूरे मिशन में वो साथ रहेंगे। इन सारी चीजों के अलावा काय नाम का एक और आदमी था जो बोट को चलाएगा और आसपास की इंफॉर्मेशन उससे बहुत ज्यादा है। तो अब बिना देरी किए वो सब पानी में निकल जाते हैं। बेचारी कैसिडी के चेहरे पर अभी भी तनाव दिखाई दे रहा था। ये तो होना ही है क्योंकि इस जगह से उसके बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। अब कैसिडी ट्रेवल करते दौरान अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगती है कि वो किस तरीके से एक अच्छे गाइड हुआ करते थे। एक समय पर तो वो कई सारे स्टूडेंट्स को एक अजीब आइलैंड पर लेकर जा रहे होते हैं। उस आइलैंड के बारे में वो काफी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे थे। एक बार तो कैसिडी के ग्रैंडफादर की जान उस आइलैंड पर जाने से बाल बाल बची थी, क्योंकि वो गलती से अपना हाथ एक ऐसे पौधे पर रखने वाले थे जो बहुत ज्यादा जहरीला था। उनके टीम मेंबर्स ने जैसे तैसे उन्हें बचाया, तब जाकर उनकी जान सेफ हुई। तो यही सारे प्रिकॉशंस वो अपने स्टूडेंट्स को भी लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस आइलैंड पर बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हमें प्रेजेंट टाइम का समय दिखाया गया जहां उसी समुद्र वाले इलाके पर जॉर्डन अपने साथियों के साथ था। जॉर्डन दरअसल कई सारे ड्रग स्मगलिंग का काम किया करता, यानी उसके सभी साथी गलत काम करते। अब जॉर्डन ने एक दूसरी नाव देखी जहाँ कुछ लोग सवार थे और उनके पास गन मौजूद होती है। वो उनके ही बोट की तरफ बढ़ रहे थे ये सोचकर कि वो दूसरों को लूट लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि जॉर्डन उनसे एक कदम आगे है। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जॉर्डन और उसके साथियों ने एडवांस वेपन निकालकर उन सभी को ही शूट करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते उस दूसरे बोट के साथी मारे जाते हैं। जॉर्डन के मेंबर्स ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए और उनकी डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया, ये इसलिए ताकि किसी को पता न चले। लेकिन शॉकिंग बात ये हुई कि पानी में खून फैलने की वजह से उस जगह पर काफी भारी मात्रा में शार्क की झुंड जमा हो गए थे, क्योंकि शार्क्स पानी के अंदर खून बड़े दूर से सेंस कर लेते हैं और शायद ये चीजें एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। फिलहाल तो हमें दिखाया गया कि कैसिडी अपने ग्रैंडफादर से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अचानक ही उसके ग्रैंडफादर उससे कनेक्ट हो गए और कई सारी बातें उसे बताने लगे। वो ये भी मेंशन करते हैं कि कुछ ही देर में नेटवर्क चला जाएगा, इसलिए मैंने कॉल किया है। लेकिन कैसिडी के मोबाइल में तो फुल नेटवर्क था।
उसके ग्रैंडफादर सिर्फ उसे इतना ही समझाते हैं कि तुम बाकियों के साथ रहना। समुद्र का सफर दिखने में जितना ही फैसिनेटिंग लगता है उतना ही खतरनाक होता है। अब ये कहते ही अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि सच में नेटवर्क चला गया था। कैसिडी तो बेचारी अपने ग्रैंडफादर को अच्छी तरीके से बाय भी नहीं कर पाई। अब दूसरी तरफ हमें जॉर्डन नाम के वही गैंगस्टर्स दिखाए जा रहे थे जिन्हें एक जीपीएस मिला था पुरानी वाली नाव से। ये जीपीएस समुद्र में एक लोकेशन को डिक्टेट कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ बोट लेकर उसी स्पॉट पर पहुंच गए। जीपीएस की लोकेशन एग्जैक्ट यहाँ से कई गहराई में दिखाई जा रही थी, यानी उस जगह पर जरूर ऐसा कुछ छुपाया गया है जो पुराने बोट पर मौजूद थे उन लोगों को पता था। तो अब जॉर्डन और उसके साथी वेट करने लगे कि कैसे वो पानी के अंदर जाएंगे खजाने को ढूंढने के लिए। वहाँ क्रेग के बोट पर सभी तैयार हो रहे थे गोता लगाने के लिए। बेन नाम के उसके दोस्त ने तो एक पिंजरा भी निकाल लिया जिसमें बैठकर वो अंदर जाते थे। अब ये चीज देखने के बाद कैसिडी क्वेश्चंस पूछने लगी थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल डाइव करने आए थे, फिर ये केज की क्या जरूरत। तब जाकर बेन सिंपली इतना समझाता है कि ये उन टूरिस्ट के लिए है जो शार्क जैसी खतरनाक चीजों को पास से देखना चाहते हैं। यानी वो केज के अंदर चले जाते थे और फिर शार्क उन पर अटैक नहीं कर सकती थी। लेकिन बेन ने इतना इंश्योर किया कि सारी शार्क्स यहाँ नहीं बल्कि अंदर वाले हिस्से पर रहती हैं, यानी वो हम पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। कैसिडी इन सारी चीजों को दिमाग में सोचते रहती है और उसके हस्बैंड क्रेग ने तो पहले ही कह दिया कि तुम डाइव मत करो। लेकिन कैसिडी के ग्रैंडफादर ने उसे हमेशा सिखाया था कि अपने डर को ओवरकम कर लोगी तो वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसीलिए कैसिडी ने डिसाइड किया कि वो भी बाकियों की तरह डाइव करेगी। ये डिसीजन लिया गया कि बेन पानी में नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही रुककर काय के साथ उन सभी को इंस्ट्रक्शंस देगा। तो बिना देरी किए बाकी लोग जितने बचे हुए थे वो सब डाइविंग सूट पहनने लगे। कैसिडी इससे पहले भी कई बार डाइविंग कर चुकी है, लेकिन इस तरीके से ग्रुप डाइविंग वो पहली बार कर रही थी। जैसे तैसे वो सब अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाते हैं और पानी के अंदर गोता लगाने लगते हैं। कैसिडी क्रेग के साथ थी और सेरा अपने हस्बैंड डैनी के साथ होती है, यानी वो सब एक साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। पता चला कि उस जगह के नीचे वाले इलाके में कई बड़ी शिप गिरी हुई हैं जो कई सालों पहले डूब चुकी थी। कहानियों के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि यहाँ कई जगहों पर सोने की खदानें हैं, अगर वो उसे ढूंढ ले तो उसे कमाने की कभी जरूरत ही नहीं, यानी उनकी वैल्यू आज की मार्केट में $1 ट्रिलियन के बराबर थी। यहाँ क्रेग तो अपनी वाइफ कैसिडी की चिंता छोड़कर सीधा नीचे चला जाता है उसी खजाने को ढूंढने के लिए, यानी वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेरा नाम की वो लेडी अपने हस्बैंड डैनी से फोटोग्राफी कराती है, यानी वो अंडर वाटर कैमरा लेकर आए थे और सेरा की फोटोज क्लिक कर रहे थे। सेरा ने मल्टीपल पोजेस उस डूबी हुई नाव के पास आकर दिए और उसे तो एक्चुअल में काफी अच्छे शॉट्स भी मिल चुके होते हैं। लेकिन तभी सेरा को कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। पता चला कि उसके हस्बैंड के ठीक पीछे एक खतरनाक शार्क गुजर रही है। ये देखते ही वो तुरंत अपने हस्बैंड डैनी को बताने लगी। डैनी भी तुरंत ही सेरा के पास चला आता है और अब वो काफी पैनिक होने लगे, जिससे कि सेरा शांत होने के लिए कहती है। वो ये इशारा कर रही थी कि हमें धीरे धीरे ऊपर जाना है बिना आवाज किए। डैनी को इन सारी चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए वो सेरा को फॉलो करता है। पर तभी अचानक वही शार्क सीधा डैनी के हाथ पर अटैक करती है। उसने तो इतनी जोर से काटा कि उसके बॉडी पार्ट्स ही अलग हो जा रहे थे। डैनी की चिल्लाने की आवाज चारों तरफ फैल गई, जिससे कि कैसिडी भी समझ जाती है। कैसिडी क्रेग को बुलाकर तुरंत ही ऊपर की तरफ तैरने लगी, यानी उस जगह पर अब एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया था। पानी का रंग लाल होने लग जाता है, जिसका मतलब साफ है कि डैनी पर बुरा हमला हो चुका है। जैसे तैसे वो ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो खतरनाक शार्क अभी भी गई नहीं थी। थोड़ी देर तक पानी की ऊपरी परत में चहलकदमी करने के बाद जैसे तैसे बेन सभी को जल्द से जल्द बोट के ऊपर लेने लगता है। डैनी जो इतना ज्यादा घायल हो चुका था उसे भी एक सेफ जगह पर लेकर आ गए, लेकिन कैसिडी और सेरा अभी भी पानी के अंदर होती हैं, जिनके पीछे ठीक शार्क मौजूद थी। क्रेग को एक समय पर लगा कि वो शार्क कैसिडी पर हमला करके उसे काट लेगी। इस वजह से वो कैसिडी को पकड़ता है और तुरंत ही बोट के ऊपर लेकर आ जाता है। शार्क उनके एकदम पास से गुजरती है और लग रहा था कि वो झपट्टा ही मार देगी, बट सही समय पे सभी बोट पर आ गए और शार्क दूर जाने लगी। बेन ने जब शार्क का साइज देखा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा था। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड शार्क इससे काफी छोटी होती हैं, पर सबसे डरा देने वाली बात थी यहाँ डैनी की कंडीशन। उसका एक हाथ कट चुका था और इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये बात पक्की है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। काय नाम का वो आदमी बताने लगा कि यहाँ बहुत सारी शार्क हैं और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। सभी तो एक समय पर बेन पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने इस बारीकी के बारे में नहीं बताया, पर अब बेन को किसी भी हालत में मदद चाहिए थी
थी, इसलिए वो जब आसपास नजर घुमाता है तो उसे सामने एक बोट दिखाई देती है। वो बोट उनकी बोट से एकदम फास्ट थी और काफी बड़ी भी होती है। तो इसीलिए बेन ने डिसाइड किया कि वो उनके पास जाएंगे और मदद मांगेंगे ताकि डैनी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। पर बेन और उसके साथियों को बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि वो अपनी ही जान खतरे के अंदर डालने जा रहे हैं उस जगह पर। जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए वो उस बोट के पास पहुंच गए और उस मोमेंट पर हमें पता चला कि ये किसी और की नहीं बल्कि जॉर्डन की बोट है। बेन ने तो जॉर्डन को हर एक बात बता दी कि कैसे शार्क ने हमला करके हमारे एक साथी को घायल कर दिया है। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। जॉर्डन कुछ समय तक सोच रहा था और फिर उसे कुछ आइडिया आया। वो अपने कुछ साथियों को इंट्रोड्यूस करता है जो उसके इस मिशन पर आए थे और अब वो सीधा बेन की बोट पर चला जाता है डैनी की हालत देखने के लिए। डैनी की कंडीशन सच में बहुत ज्यादा गंभीर थी। जॉर्डन तो उन लोगों को बताने लगा कि इस पूरे समुद्र के अंदर एक ऐसी ग्रेट व्हाइट शार्क है जिसका साइज बहुत बड़ा है और वो किसी भी इंसान को छोड़ती नहीं। कई साल पहले उसे डिस्कवर किया गया था, लेकिन वो कहाँ जाती है और कैसे रहती है ये कुछ नहीं पता। जॉर्डन ने तो ये भी मेंशन किया कि वो कई सारे शार्क से लड़ चुका है और वहाँ से जिंदा भी निकला है। उसने तो सबूत के तौर पर एक शार्क का दांत दिखाया जो उसके गले में था। सभी ये सारी बातें सुनकर थोड़ा जॉर्डन पर शक करने लगे, क्योंकि मदद करने के बजाय वो बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है। अब कंडीशन को ध्यान में रखकर जॉर्डन भी बेन को गाइड करने लगा कि उन्हें कैसे हॉस्पिटल पहुंचना है। पर कहीं न कहीं उसके दिमाग में अपना भी वो खुफिया प्लान चल रहा था जिसमें कि उसे समुद्र के अंदर मौजूद सारा ट्रेजर मिल जाए। जॉर्डन उनकी मदद करने की सबसे पहले बहुत एक्टिंग करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपना काम पहले निकलवाना था। तो अब जॉर्डन को शक होने लगा कि कहीं बेन और उसके सभी साथी उसी चक्कर में तो नहीं है जो वो खुद उस समुद्र में ढूंढने आया था। इसी वजह से अब जॉर्डन बेन और काई से पूछताछ करने लगा कि तुम किसी भी खजाने के बारे में जानते हो कि नहीं। हालांकि उन्हें इस बारे में पता था, लेकिन बेन ये सारी चीजें रिवील ही नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हो सकता है ये लोग हमें मार दे। अब जॉर्डन इसीलिए टेंशन में था क्योंकि पानी के अंदर वो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं और कई उसके साथी जो गोता लगाए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। तभी जॉर्डन की नजर चली जाती है उस लोहे के पिंजड़े में, जिसमें अगर बैठकर नीचे जाए पानी के अंदर तो शार्क हमला करेगी तो भी कुछ नहीं होगा। तो अब जॉर्डन को यही लगने लगा कि वो बिना खतरे में डाले इसका यूज करके अपना खजाना ले सकता है। इसीलिए अब जॉर्डन ने अपने आदमियों को बुलाया और सभी को पानी में मारकर फेंक देने के लिए कहा। क्रेग भी उस जगह पर पहुंच चुका था जो सभी को शांत कराता है। कैसिडी और सेरा भी एक समय पर काफी घबरा गए थे। जॉर्डन ने तो अपनी मांग साफ कर दी थी कि उसे वो केज चाहिए, अगर उसे उसका खजाना मिल गया तो वो तुम्हें वापस जाने देगा। उस मोमेंट पर फिलहाल कैसिडी ने माहौल संभाला और जॉर्डन से पूछने लगी कि तुम्हारा खजाना कितना भारी है। उसका वेट जानने के बाद वो साफ कह रही थी कि इतना ज्यादा वजन वो केज नहीं उठा पाएगी, इसके लिए किसी हल्के इंसान को जाना होगा जो तुम में से कोई भी नहीं है। तो अब कैसिडी अपने हस्बैंड और बाकी साथियों की जान बचाने के लिए खुद को आगे बढ़ा देती है, यानी वो जॉर्डन के बताए गए रास्ते पर पानी के अंदर जाएगी और खजाने को लेकर आएगी। जॉर्डन और उसके साथियों को ये प्लान अच्छा लगता है क्योंकि इससे उनकी भी जान खतरे में नहीं पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। क्रेग तो यहाँ मना भी कर रहा था अपनी वाइफ को, लेकिन अब डिसीजन हो चुका था। ये बात ऑब्वियस थी कि कैसिडी की जान खतरे में पड़ने वाली है, लेकिन बार बार उसे अपने ग्रैंडफादर की ही यादें आ रही थी कि उसे अपने डर से लड़ना है। कैसिडी फिर बिना सोचे अपना डाइविंग सूट पहन लेती है और उनके बताए गए डायरेक्शन में केज के अंदर बैठकर नीचे जाने लगती है। क्रेग को इन चीजों की बहुत फिक्र हो रही थी, वही जॉर्डन एकदम आराम से बैठा हुआ था। जॉर्डन तो कैसिडी के जाने से पहले ये साफ कर देता है कि हमारे पास कोई रेडियो नहीं है, तो मैं ठीक हाफ एन आवर बाद तुम्हें ऊपर खींच लूंगा और उतने समय में तुम्हें खजाना ढूंढना है जो यहाँ से सीधे नीचे की तरफ है। कैसिडी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और अब केज के अंदर बैठकर नीचे जाने लगती है। कई गहराई में जाने के बाद वो तल तक पहुंच चुकी थी। वहाँ से आसपास कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी पता चला कि कुछ शार्क वहाँ पर घूम रही हैं। ये वही ग्रेट व्हाइट शार्क थी जिनका साइज काफी बड़ा था, लेकिन कैसिडी ने जितना इन शार्क्स के बारे में पढ़ा होता है वो उसे अप्लाई करती है, यानी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और आवाज नहीं दिखाती। सेम ये चीजें अप्लाई करने पर पता चला कि वो सारी शार्क्स वहाँ से दूर हट गई हैं, यानी कि कैसिडी अपना काम वहाँ कर सकती है। वहाँ ऊपर की तरफ बोट में क्रेग के पास एक सोने का सिक्का था जो कि उसने पानी के तल से ही उठाया होता है। क्रेग ने वो सिक्का तुरंत ही काय के हाथ में थमा दिया ताकि वो पकड़े न जाएं। जॉर्डन तो अपने सभी आदमियों को दिखाता है कि वहाँ कितनी सारी शार्क्स आ चुकी हैं, यानी हो सकता है कि उन लोगों ने एक्चुअल में कैसिडी पर हमला कर दिया हो। लेकिन वहाँ नीचे खतरों से खेलती हुई कैसिडी अपना पिंजड़ा ओपन करती है और शार्क के दूर जाने के बाद उन पैकेट्स के पास पहुँचती है जो एक्चुअल में जॉर्डन का खजाना था। यहाँ हमें पता चला कि ये सब कोई गोल्ड बार या फिर ज्वेलरीज नहीं है, बल्कि ये तो कई किलो ड्रग्स मौजूद थे जो एक्चुअल में जॉर्डन के लिए खजाना ही होते हैं। कैसिडी
कैसिडी जल्द से जल्द उन सारे पैकेट्स को केज के अंदर बांधने लगी। ये इसलिए ताकि जब वो ऊपर जाए तो ये सब भी ऊपर आ जाए। जैसे तैसे वो अपना काम तो करते रहती है, लेकिन उसे नहीं आइडिया कि वो शार्क्स उसकी तरफ बढ़ने लगी हैं। कैसिडी ने भी ये नोटिस किया, पर वो ये सारे पैकेट्स लिए बिना नहीं जा सकती। उनके साथियों की जिंदगी का सवाल है और अगर जल्द नहीं किया गया तो डैनी बेचारा मर जाएगा। इसलिए वो हिम्मत रखती है और बिना पैनिक किए उन पैकेट्स को अंदर रख देती है। जैसे ही शार्क्स पास आई, उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। शार्क तो पिंजरे से टकराकर काफी धमाका कर रहे थे। इसकी वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि वो ऊपर तक सुनाई दे रही थी। जॉर्डन और उसके साथियों को तो ये चीजें देखकर मजा आ रहा था। उन्हें सिर्फ अपने पैकेट्स और खजाने से मतलब है। क्रेग को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो जॉर्डन को सेल्फिश कह दे रहा था, बट जॉर्डन इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ। क्रेग को भी अब अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी कि वो सेफ भी है कि नहीं। अगर सच में शार्क्स ने उस पर हमला कर दिया होगा तो हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। क्रेग जॉर्डन को बार बार कहने लगा था कि हमें केज ऊपर खींचना होगा। जॉर्डन मानता तो नहीं, लेकिन आवाज सुनने के बाद वो ऑर्डर दे देता है ऊपर खींचने का। कई सारी शार्क्स उस केज से लड़ती जा रही थी, लेकिन जब केज ऊपर खींचा जाने लगा तो वो थोड़ा सा दूर हट जाती हैं। पता चला कि जितने भी बैग्स उस केज से बांधे गए थे वो भी ऊपर आने लगे, पर उनमें से अचानक एक बैग नीचे गिर जाता है। ये बातें कैसिडी ने नोटिस नहीं की और जैसे तैसे वो ऊपर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड क्रेग को चिल्लाने लगी कि नीचे कई सारी शार्क्स हैं, यानी वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। जॉर्डन और उसके साथियों ने जब अपने पैकेट्स अच्छी तरीके से देखे तो यही पता चला कि उनमें से एक पैकेट गायब है। तो ऑब्वियसली जॉर्डन, जो कि सेल्फिश था, वो कैसिडी को कहने लगा कि तुम वापस जाकर लास्ट बैग लेकर आ जाओ। कैसिडी इसके लिए मना करती है क्योंकि इस समय जाना खतरे से खाली नहीं था। वो सभी शार्क्स एकदम से पागल जैसा बिहेव कर रही हैं, लेकिन जॉर्डन तो अपनी बंदूक निकालकर फोर्स करने लगा। तभी अचानक हमें पता चला कि जॉर्डन का एक साथी जो गोता लगाकर पहले गया था, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगा होता है शार्क्स के डर से। जॉर्डन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसे जल्द से जल्द बचाओ, क्योंकि इतनी सारी खौफनाक शार्क्स आसपास ही घूम रही थीं और वो कभी भी उस पर अटैक कर सकती हैं। पता चला कि यहाँ क्रेग ने मौका देखकर जॉर्डन से उसकी गन छीनने की कोशिश की, पर जॉर्डन उससे ज्यादा ताकतवर होता है। उसने क्रेग को कई पंच मारकर पानी में फेंक दिया। वो तो मल्टीपल फायर भी करता है, लेकिन पानी की वजह से क्रेग बच गया। लेकिन अब यहाँ उसकी वाइफ कैसिडी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसका हस्बैंड खतरे में है। केज के आसपास के पानी का कलर लाल हो चुका था और ये भी हो सकता है कि शार्क ने उसके हस्बैंड क्रेग को ही मार दिया है। बहुत टेंशन में कैसिडी जोर जोर से चिल्लाती है। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पानी के अंदर शार्क मौजूद हैं और वो हमारी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, बहुत केसेस में यही देखा गया है कि सभी पैनिक होकर दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर शार्क उन्हें मछली समझकर उन पर अटैक कर देती है। जबकि मरीन लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि शार्क कभी भी इंसानों पर डायरेक्ट हमला नहीं करती। उन्हें ऐसा लगता है कि हम इंसान कोई सील या फिर कोई बड़ी मछली है जिस पर अटैक करके उनका पेट भर जाएगा। तो इन शार्क के अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आवाज कीजिए। कोई भी जंगली जानवर अजीब तरीके की आवाज सुनकर डर ही जाता है। याद रहे, आपको जोर से चिल्लाते हुए पानी पर स्प्लैशेस मारने हैं। इससे बहुत चांसेस है कि शार्क थोड़ी डर जाएगी। लेकिन अगर फिर भी वो अटैक कर रही है और किसी बॉडी पार्ट पर उसने काट लिया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है शार्क से पीछा छुड़ाने का, उसके दोनों गलफड़ों और आंखों पर वार करना। ये इतने सेंसिटिव पार्ट होते हैं कि जरा से भी खरोच लगने पर उनमें से खून निकलने लगता है। एक भी पंच अगर उसके आंख या गलफड़ों पर लग गया तो ये श्योरिटी वाली बात है कि शार्क आपको छोड़ देगी। वहाँ से निकलकर फिर जल्द से जल्द किसी किनारे या फिर बोट पर आ जाइए, क्योंकि शार्क को उससे रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन शायद क्रेग को कुछ समझ नहीं रहा था। जॉर्डन का एक और साथी जब अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है तो पता चला शार्क ने उस पर भी अटैक करके उसे मार दिया है, यानी जॉर्डन के दो साथी मारे गए। क्रेग का भी उस भरे पानी के अंदर कुछ पता नहीं चलता, जिस पर कैसिडी बोट पर बैठकर काफी रोने लग जाती है। उसी मोमेंट पर काय उसके पास आकर कैसिडी को वो गोल्ड कॉइन देता है जो कि क्रेग ने उसे दिया था। सारा भी कैसिडी के पास रहकर उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, बट जॉर्डन जो गुस्से में था वो बंदूक पॉइंट कर देता है उनके ऊपर। उसका बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका था और कई उसके साथी मारे गए थे। इसका हर्जाना उसे चाहिए था। तब जाकर कैसिडी ने अपने हाथ में मौजूद वो गोल्ड कॉइन उसे दिखाए और बताया कि यहाँ से ठीक नीचे कई सारे ट्रेजर होल्स हो सकते हैं, यानी वहाँ पर तुम्हारे ड्रग्स से भी ज्यादा वैल्यूएशन के गोल्ड मौजूद हैं। अब जॉर्डन जब इन चीजों के बारे में सोचता है तो उसे ये फायदेमंद लगा, लेकिन वो कह रहा था कि इन गोल्ड को ढूंढने के लिए कैसिडी को ही जाना होगा, जो शायद अब मौत को बुलावा देने जैसा लग रहा था। हमें अब समुद्र में दूर
दिखाया जाता है कि क्रैग अभी तक मरा नहीं है, वो जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए ऊपर आ चुका है। वो जब अपने चारों तरफ देखता है तो सामने एक छोटी सी राफ्ट मौजूद थी। जैसे तैसे वो ट्रेवल करते हुए वहाँ पर जाने लगा। यहाँ कैसिडी ने भी बोल दिया कि वो खुद जाकर गोल्ड ढूंढ कर लाएगी, लेकिन इससे पहले जॉर्डन वादा करे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ सैरा एक शॉकिंग रियलिटी देखती है कि उसका हस्बैंड डैनी मर चुका है और उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया था। सैरा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो इतना रोने लगी कि कैसिडी उसे शांत कराती है और बोलती है कि हम भी उन गोल्ड में से हिस्सा लेंगे। खैर जॉर्डन तो उस समय पर मान गया, लेकिन लगता नहीं कि वो अपना वादा निभाएगा। वहाँ दूसरे बोट पर क्रैग अभी भी मौजूद था, जिसके पास एक रेडियो होता है और वो उससे मदद मांग रहा था, यानी उसका कॉन्टैक्ट ऑफिसर से पूरा हो चुका होता है। यहाँ कैसिडी जो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जॉर्डन से, वो जाकर उसकी सच्चाई पूछती है। जॉर्डन जो एकदम सेल्फिश था, वो आखिरकार रिवील कर देता है कि वो एक स्मगलर है। पहले वो नेवी में काम करता था, लेकिन फिर स्मगलिंग के केस में उसे निकाल दिया गया, पर उसने इस क्राइम को अपना प्रोफेशन ही बना लिया। कैसिडी बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है कि उन्होंने जॉर्डन से मदद मांगी, पर तभी उसका एक आदमी आकर बताता है कि कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स आ चुके हैं, यानी उन्हें सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। जॉर्डन तो बंदूक की नोक पर कैसिडी को ये कहने लगा कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, जैसा वो बताएगा वही करना है। धीरे धीरे जब कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं तो जॉर्डन कैसिडी को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था और ये कहता है कि वो यहाँ पर एंजॉय करने आए। लेकिन कोस्ट गार्ड ये देख रहे थे कि उनके पास दो बोट है, दूसरी वाली बोट इससे बंधी हुई है और कैसिडी का चेहरा थोड़ा नाराज जैसा लग रहा है। इसीलिए ऑफिसर्स ने तुरंत ही पेपर मांगना स्टार्ट किया इस बोट का। जॉर्डन कहता है कि मैं अंदर जाकर जल्द से जल्द लेकर आता हूँ, लेकिन उसने अपने साथियों को इशारा कर दिया जो गन लेकर सीधा सारे ऑफिसर्स पर फायर करने लग जाते हैं। ऑफिसर्स ने भी पलटवार किया, जिससे एक बुलेट काय को आकर लग जाती है, पर फायरिंग में इतना बड़ा धमाका हुआ कि सारे ऑफिसर्स मारे गए थे। जॉर्डन के चेहरे से देखकर लगता है कि ये सब चीजें उसके लिए आम बात है। लोगों को मारना और अपना फायदा देखना ये उसका पेशा बन चुका था। लेकिन यहाँ गोली लगने के बाद काय की भी हालत बुरी हो चुकी थी। कैसिडी और सैरा तो अब उस खजाने को ढूंढने के लिए डाइविंग सूट पहन लेते हैं और तुरंत पानी में उतरते हैं, क्योंकि खजाने के बिना शिप पर आए तो जॉर्डन मार देगा। पता चला कि बेन पर भी उन लोगों ने हमला कर दिया है और वो बोट से भागने लगा है। यहाँ पानी के अंदर भी सैरा अलग हो चुकी थी और उसके पास तो एक शार्क भी बढ़ रही होती है। कैसिडी ने तो सैरा को एकदम शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वो सुन नहीं पाती और बेचारी पर शार्क ने हमला करके मार दिया। एक शार्क तो कैसिडी के पास भी आती है, जिसे अच्छी तरीके से वो अंदर जाकर देख रही थी, लेकिन कैसिडी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती और एकदम शांत रहकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। ये सारी चीजें एकदम इमेजिनेशन जैसी लग रही थी और वो शार्क उस पर अटैक नहीं करती, बल्कि उसके हाथ को टच करके वहाँ से दूर चली जाती है। यानी कैसिडी की जान बच गई और जैसे तैसे वो बोट पर आ जाती है। उसने साफ देखा कि जॉर्डन ने काय को मार दिया है। इतनी ज्यादा क्रूएलिटी वो सहन नहीं कर सकती थी। तभी पता चला कि बोट के ऊपर क्रैग आ चुका है और उसने सीधा पॉइंट कर दिया है जॉर्डन के ऊपर। जॉर्डन एक समय पर तो शांत था, लेकिन फिर वो झपट्टा मार लेता है क्रैग के ऊपर। दोनों में काफी ज्यादा फाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ कैसिडी अब तंग आ चुकी थी और उसने गन उठाकर सीधा उसके पैर पर वार किया। जॉर्डन तो कुछ और भी बोलने वाला था, लेकिन कैसिडी ने उसके सर पर हमला करके उसे पानी में फेंक दिया। खून की वजह से वहाँ पर शार्क्स भी आती हैं और उस पर अटैक करके मार देती हैं। यानी वहाँ का एक सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है और अब क्रैग अपनी वाइफ और बेन के साथ सीधा निकल पड़ा था शहर की तरफ। यानी वो सब यहाँ खजाने ढूंढने आए थे, लेकिन असली जिंदगी की सच्चाई तो उन्हें पता ही चल गई। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।